गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं अखिल सर। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ एनवायरनमेंट के। देखिए, आपने सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही पेट टॉपिक है। सब लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। टॉपिक कौन सा है? देखिए, उसी कलर की पेन से हम लिख भी रहे हैं, उसी कलर के मार्कर से। टॉपिक कौन सा है? रेड डाटा बुक। टॉपिक कौन सा है? रेड डाटा बुक। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, रेड डाटा बुक की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा कि रेड डाटा बुक की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई, या जो रेड डाटा बुक जो सूची तैयार की जाती है वह कौन सी संस्था करती है। तो आपने नाम सुना होगा IUCN। क्या नाम सुना होगा भैया? IUCN। IUCN नामक संस्था है। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बात समझ पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन पूछेगा IUCN का पूरा रूप क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। हिंदी क्या हो जाएगी? ये प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। हिंदी क्या होगी इसकी? प्राकृतिक संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। बात समझ में आ रही? प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, पूरा रूप क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहां तक बात समझ में आई? अगली बात करेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। स्थापना कब हुई इसकी? 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय की बात करेगा भैया आपसे कि इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के पास एक स्थान है जिसका नाम का क्या भैया? ग्लैंड। क्या नाम है? ग्लैंड। नाम याद रखिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि IUCN का मुख्यालय कहां है तो हम क्या बताएंगे? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है? ग्लैंड। वहीं पर इसका मुख्यालय है। और इसी संस्था ने, इसी संघ ने 1963 में, कब भैया? इसी संघ ने कब? 1963 में एक ऐसी पुस्तक बनाई, एक ऐसी बुक बनाई जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त जितने भी पादप हैं, जीव हैं, उनको अलग तरीके से संग्रह उनका करने के लिए, अलग तरीके से उनको दिखाने के लिए एक बुक का निर्माण किया इस संस्था ने, जिसको नाम दिया गया रेड डाटा बुक। इतनी बात समझ में आई? हमने कहा 1963 में IUCN नामक संस्था ने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम है लाल सूची पुस्तक, जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, विलुप्त ऐसे जीवों का और पादपों का संग्रह किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? अब ऐसे जीव जो क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त हैं, तो 1963 में किसकी स्थापना हुई? RDB की, रेड डाटा बुक की। हमने कहा ऐसे जीव जो क्रांतिक रूप से, ऐसे जीव जो क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त हैं, क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त हैं,
उन्हें कहाँ रखा जाता है भैया? उन्हें गुलाबी पेज पर, एक पेज बनाया गया इसमें, और पेज कैसा? गुलाबी पेज ना, गुलाबी पेज पर रखा जाता है। हमने कहा ऐसे जीव जो क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त है, मतलब भैया जो अधिक संकटग्रस्त जीव हैं, जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर लटके हुए हैं, उन्हें कहाँ रखा जाता है? गुलाबी पेज पर। और ऐसे जीव जो क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने किया क्या भैया? उन्होंने बढ़ोतरी कर ली ना, उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने लगी। तो बढ़ोतरी होने पर उन्हें कहां रख दिया जाता है? बढ़ोतरी होने पर उन्हें भी रख दिया उन्हें कहां रखा जाता है भैया? हरे पेज पर। हमने कहा यही जो क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त जीव हैं, इन्हें जब क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होने लगती है। क्या होने लगती है? बढ़ोतरी होने लगती है। तो बढ़ोतरी होने पर इन्हीं को कहां रख दिया जाता है? हरे पेज पर। बात इतनी समझ में आई? हमने कहा, फिर से सुनिएगा, हमने कहा ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं और कैसे क्रांतिक रूप से मतलब बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं, ऐसे जीवों को इसमें एक पेज बनाया गया, और पेज कैसा? गुलाबी पेज पर रखा जाता है। और यही जीव जब बढ़ोतरी करने लगते हैं और इनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है, तो उन्हें कहां रख दिया जाता है? हरे पेज पर। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए नोट करिएगा साथ में। इतनी बात समझ में आई तो अगर पर्याप्त बढ़ोतरी हो गई तो कहां रख दिए जाएंगे? कहां रख दिए जाएंगे? हरे पेज पर। और जो संकटग्रस्त बिल्कुल क्रांतिक रूप से होंगे तो कहां रखा जाएगा? गुलाबी पेज पर। बात समझ में आई इतनी? चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अगली बात की जाए भैया, तो इस संस्था ने इसको कितने भागों में बांटा? 9 भागों में। मतलब ये भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र में जीवों की स्थिति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया भैया डाटा बुक को? 9 भागों में। ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। हमने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया भैया? 9 भागों में। ठीक है। अब वो 9 भाग हैं कौन कौन से, उन्हीं की चर्चा हमको करनी है और उनके बारे में जानना है ना। उसके पहले थोड़ा सा हम ये जानते भी, अगर हमसे पूछा जाए किस जीव को हम विलुप्त बोलेंगे, तो विलुप्त किसे बोलेंगे भैया? ऐसा जीव जो अपने वास स्थान, निवास स्थान, जो अपने वास स्थान पर 50 वर्षों से ना दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे भैया? विलुप्त जीव बोलेंगे। समझ में आ रहा? हमने कहा 50 वर्षों तक यदि कोई किसी जीव का वास स्थान, मान लीजिए वन क्षेत्र है, घास स्थल कुछ भी है, यदि वो 50 वर्षों तक नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या मान लिया जाता है भैया? विलुप्त जीव मान लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भैया? 9 भागों में। रेड डाटा बुक को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और जीवों की स्थिति के आधार पर, है ना, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और उनकी स्थिति के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और किसके आधार पर भैया? जीवों की स्थिति के आधार पर, जीवों की स्थिति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया भैया? 9 वर्गों में डिवाइड किया गया। किसे? रेड डाटा बुक को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया? 9 वर्गों में डिवाइड किया गया। इतनी बात समझ में आ गई? आइए पहले 9 वर्ग जानते हैं कौन कौन से हैं। पहले उन 9 वर्गों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, यहां तक दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है यहां तक? देखिए कौन कौन से 9 वर्ग में, उनकी बात करते हैं पहले। तो पहला कौन से? विलुप्त। बात समझ में आ रही? नोट करते चलिएगा साथ में। 9 कौन कौन से? विलुप्त, इंग्लिश होगी एक्सटिंक्ट। दूसरा कौन सा? वन विलुप्त। दिख रहा ना सबको?
कोई दिक्कत किसी को? चलिए, दिक्कत तो तुरंत बताइएगा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वन विलुप्त। बात समझ पा रहे हैं? अगला भैया अति संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त। दूसरा भैया संकटग्रस्त, नोट करिए जल्दी साथ में। हमने कहा विलुप्त, वन विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। समझ पा रहे हैं? संवेदनशील, संकटापन्न, संवेदनशील, संकटापन्न, है ना? संकट मुक्त, संकट मुक्त। और कुछ चीजें ऐसी भी जिनके आंकड़े पर्याप्त नहीं थे, तो आंकड़े पर्याप्त नहीं, आंकड़े पर्याप्त नहीं। बात समझ पा रहे हैं? नौवां कौन सा भैया? 8 लिखे गए थे, नौवां कौन सा है? आंकड़े उपलब्ध नहीं, है ना? मतलब कुछ आंकड़े ऐसे थे जो पर्याप्त नहीं मिले, कुछ ऐसे थे भैया जो उपलब्ध नहीं हो पाए। समझ पा रहे? यहां पे कुछ आंकड़े तो मिले, बात इतनी लिखिएगा, फिर समझा रहे हैं क्या क्या है। अति संकटग्रस्त क्या होगा भैया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। संकटग्रस्त क्या होगा भैया? डेंजर्ड। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड। संवेदनशील क्या होगा भैया? संवेदनशील का मतलब होता है वल्नरेबल, संवेदनशील, वल्नरेबल। बात समझ में आ रही? संकटापन्न क्या होगा भैया? नियर थ्रीटेंड ना, नियर थ्रीटेंड। बात समझ पा रहे हैं? चलिए नोट करिए इतना, फिर आगे बताते हैं, जल्दी नोट करिएगा। संकट मुक्त होगा भैया लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। बात समझ रहे हैं? अगला आंकड़े पर्याप्त नहीं, जल्दी नोट करिएगा। आंकड़े पर्याप्त नहीं, डाटा डेफिशिएंट, डाटा डेफिशिएंट वो भैया CIENT, डाटा डेफिशिएंट। अगला भैया नेट इवैल्यूएटेड। देखिए आंकड़े पर्याप्त नहीं ना भैया, इसका मतलब क्या होगा? नेट इवैल्यूएटेड। ठीक है, ये 9 बातें की गई भैया आपसे। कौन कौन सा? विलुप्त, वन विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, संवेदनशील, संकटापन, संकट मुक्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं, आंकड़े उपलब्ध नहीं, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियरली थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नेट इवैल्यूएटेड। इन 9 के 9 आप नोट करिए, फिर इसकी चर्चा करते हैं एक करके कि इसका मतलब क्या होता है। समझ पा रहे? जल्दी से नोट करिए, फिर बताते हैं भैया इसका मतलब क्या, कैसे इसको हम जानेंगे। विलुप्त में कौन कौन से प्रमुख जीव रखे गए जो हमसे पूछे जाते हैं। चलिए नोट हो गया सबका? जल्दी नोट करिए, बिल्कुल जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए पहला कौन सा भैया, हमने कहा विलुप्त, एक्सटिंक्ट जो आपने लिखा। अब इसका मतलब क्या हमने बताया भैया कि ऐसे जीव जो 50 वर्षों से अपने वास स्थान पर ना दिखाई दिए हो उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट बोलेंगे, विलुप्त जीव उन्हें बोला जाता है। बात समझ में आ रही थी नहीं? क्या बोलेंगे, विलुप्त बोलेंगे। अब इसमें आता क्या क्या, आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम है डायनासोर का, विलुप्त है वो, समझ पा रहे, डायनासोर हो गया। और कुछ जीव हैं जैसे भैया कौन कौन से, ब्लू बक, अंटार्कटिक भेड़िया जो 50 वर्षों से ना दिखाई दे वास स्थान पर, वही क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं। देखिए हमने क्या क्या बताया, डायनासोर, ब्लू बक बगुले की प्रजाति, और कौन सा भैया, अंटार्कटिक भेड़िया, अंटार्कटिक भेड़िया है ना। ये सब किस में आएंगे भैया, विलुप्त प्रजातियों में आएंगे। ठीक, इतना लिखिएगा। क्यूबन इसी में आता, कौन आता भैया, क्यूबन, कौन आता है, क्यूबन। दो चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, मॉरिशस का डोडो पक्षी, कौन सा, मॉरिशस का डोडो, और कौन सा भैया, चीन का लाल पांडा, चीन का लाल पांडा, दोनों याद रखिएगा। मॉरिशस का डोडो पक्षी, मॉरिशस के लोग इन्हें मार मार कर खा गए सब, और चीन का लाल पांडा ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक, अधिकतर यही कई बार पूछ लिया भैया, डोडो पक्षी संबंधित है मॉरिशस से, यह डोडो पक्षी पाया जाता था मॉरिशस में, या इनमें से कौन सा विलुप्त पक्षी है, डोडो। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से नोट करिएगा। ये तो रही बात किसकी भैया, विलुप्त की। अगला आता वन से विलुप्त, दूसरा कौन सा है, वन से विलुप्त। अब वन से विलुप्त का मतलब क्या हुआ भैया, ऐसे जीव जो वन से तो विलुप्त हो गए लेकिन कहीं न कहीं चिड़ियाघर वगैरह में रखे गए, उन्हें वन से विलुप्त जीव बोला जाता है। मतलब ऐसे जीव जो वन से तो विलुप्त हो गए लेकिन उन्हें कहीं न कहीं कंजर्व करके रखा गया है, जैसे चिड़ियाघर या अन्य जगहों पर। बात समझ पा रहे, उन्हें क्या बोलेंगे, वन विलुप्त जीव बोलते हैं। अब इनमें कौन कौन से जीव हैं भैया मुख्यतः जो हमको जानना है, जैसे कुछ चीजें जैसे आपने देखा है ना, गिद्ध हो गया, गिद्ध, बात समझ पा रहे हैं, जो येलो पैरट, पीला तोता है ना, सफेद मोर, वो सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे। सफेद मोर, ये सब किस में आएंगे भैया, इसी में आएंगे। बात समझ पा रहे हैं, वन से विलुप्त जीव हैं ये, जो वन से तो विलुप्त हो गए लेकिन कहीं न कहीं इन्हें रखा गया है। तीसरा कौन सा भैया, अति संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त जीव। अति संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है, एक ऐसे जीव जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं, मतलब उन पे संकट इतना ज्यादा हो गया है कि वो विलुप्त होने वाले ही हैं, जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके, उन्हें क्या बोलेंगे, अति संकटग्रस्त जीव बोला जाता है। बात समझ पा रहे हैं। अब इनमें कौन कौन से मुख्यतः आएंगे भैया अति संकटग्रस्त जीवों में, जैसे अभी देखा नहीं आपने देखा नहीं अभी, जो देख ऊपर देख रहे हैं ना, ये सब है, वो सब किस में आएंगे भी, अति संकटग्रस्त में भी आते हैं। किस में आते हैं, अति संकटग्रस्त जीव में भी वो आते हैं। इनमें और कुछ चीजें हैं, जैसे अफ्रीकी कछुआ, समझ पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अति संकटग्रस्त होते हैं। ठीक है, और यदि 10 वर्षों में प्रजाति जनसंख्या 90% से अधिक कम हो जाए, इसमें एक आंकड़ा बताया गया कि यदि प्रजाति जनसंख्या मतलब कोई भी जनसंख्या किसी भी जीव की है, वो 10 वर्षों में कितनी कम हो जाए भैया, 90% से भी कम हो जाए, तो उन्हें किस में रखा जाएगा, अति संकटग्रस्त जीव में रखा जाएगा।
बात समझ पा रहे इतनी? तो देखिए हमने कहा अति संकटग्रस्त, जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं ऐसे जीव, है ना, जिनके ऊपर संकट आने ही वाला, मतलब विलुप्त होने ही वाले हैं, वो सब किस में आएंगे? ये भी इसी में आएगा। बात समझ में आई? उन्हें क्या बोलेंगे? अति संकटग्रस्त जीव बोला जाता है। अगला आता है संकटापन्न। अगला आता है संकटापन्न। संकटापन्न का मतलब क्या होता है भैया? संकट निकट, मतलब जो संकटापन्न जीव मतलब क्या होता है भैया? कि जो संकट की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब इतना उन पे घनघोर संकट नहीं आया कि विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संकट जरूर आ गया उनके ऊपर कि वो विलुप्त हो ही जाएंगे अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया। कुछ तो ऐसे हमने कहा जो अति संकटग्रस्त थे, वो नहीं, अति संकटग्रस्त थोड़ा सा ठीक ठाक मामला जिनका चल रहा, उन्हें क्या बोलेंगे? संकटापन्न। क्या बोलेंगे? संकटापन्न, मतलब जो संकट की तरफ बढ़ चुके हैं ऐसे जीवों क्या बोलेंगे भैया? संकटापन्न जीव बोलेंगे। ऐसे जीवों के लिए एक आंकड़ा बताया गया कि 10 वर्षों में जिन जीवों की जनसंख्या में 70% की कमी आ गई हो, कितनी कमी आ गई हो? 70% की कमी आ गई हो, उन्हें कहां रखेंगे? संकटापन्न जीव। हमने कहा भैया कि 10 वर्षों में ऐसे जीव, 10 वर्षों में जिनकी संख्या कितनी कम हो गई हो? 70% कमी आ गई हो, उन्हें कहां रखेंगे? संकटापन्न जीव में रखा जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, इनमें आएगा क्या क्या भैया? जैसे हमने कहा इनमें आएगा नीलगिरी ताहर, है ना, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, ये सब किसमें है भैया? इसी में है। एशियाई शेर, एशियाई शेर, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, गंगा डॉल्फिन, लंगूर, हिम तेंदुआ, ये सब किस में आएगा भैया? इसी में आएगा। लंगूर, हिम तेंदुआ, ये सब किस में आएगा भैया? संकटापन्न जीव। किस में आएगा? संकटापन्न जीव में आएगा। बात समझ में आ रही इतनी? नोट करिएगा साथ साथ में। तो संकटापन्न जीव देखिए हमने बताया भैया। अब एक से एग्जाम्पल की बात की जाए तो संकटापन्न में कौन कौन से जीव आएंगे? तो देखिए कौन कौन से जीव भैया। एक हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, एक जीव होता है उसका नाम है ताहर, उसका नाम है भैया हिमालयन ताहर, ये होता है। बात समझ में आ रही? ताहर भी एक जीव है। ताहर क्या? एक जीव है। और एक नीलगिरी के पहाड़ियों में भी पाया जाता है, नीलगिरी ताहर, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही आप देखेंगे ना भैया, जो ताहर होता है कुछ हिरन जैसा होता है ये जीव ताहर। तो हिमालयन ताहर, नीलगिरी ताहर, है ना, हिम तेंदुआ, बर्फ में रहने वाला जो तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ, और कौन सा भैया? लंगूर, हिम तेंदुआ, लंगूर, नीलगिरी ताहर, हिमालयन ताहर जी। समझ में आ रहा ना? ये सब क्या होते हैं भैया? ये संकटापन्न जीव हैं। और कौन से भैया? लाल पांडा, और कौन सा? गंगा डॉल्फिन। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, इतने जीव नोट करिएगा। ये क्या भैया? संकटापन्न जीव हैं, आदि कर लीजिएगा। अगली बात कौन सी है? संवेदनशील। अगला कौन सा है? संवेदनशील। जैसे आपने सुना होगा ना कि उस एरिया में मत जाइएगा, वह एरिया बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है भैया? अगर इसके आधार पर देखा जाए, रेड डाटा बुक के आधार पर देखा जाए, तो संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, अर्थात अगर इन जीवों को सही समय रहते संरक्षित नहीं किया गया तो कैसे हो जाएंगे? संकटग्रस्त हो जाएंगे। तो संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, हो जाने की संभावना। बात समझ पा रहे हैं? उन्हें किस में रखा जाता है? संवेदनशील में। इनके लिए भी एक आंकड़ा बताया गया, जैसे ऊपर आपने देखा 70% का आंकड़ा बताया गया 10 वर्षों में, उसी तरह से इनके लिए आंकड़ा बताया गया कि यदि 10 वर्षों तक, यदि ऐसा कोई जीव जो 10 वर्षों में कितना कम हो गया हो, 50% उनकी जनसंख्या कम हो गई हो, तो उन्हें क्या मान लिया जाता है? संवेदनशील जीव मान लिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप? इसमें क्या आएगा भैया? 4 सींग वाला मृग, 4 सींग वाला मृग किस में आता है भैया? संवेदनशील में आता है।
और क्या आएगा भैया, जो एक सींग वाला गेंडा, कौन सा, एक सींग वाला गेंडा। और कौन सा आएगा भैया, समुद्री गाय, समुद्री गाय। ये सब किस में आएंगे भैया, संवेदनशील जीव में आते हैं। और क्या आएगा भैया, भारतीय भेड़िया, भारतीय भेड़िया आदि किस में आते हैं, संवेदनशील में। नोट करिए इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात की जाए आपसे, संवेदनशील के बाद अगला आता है संकट के निकट, जिसे संकट निकट भी कह सकते हैं। संकट के निकट, ऐसे जीव जो संकट के निकट हैं उन्हें किस में रखा जाता है भैया, संकट के निकट। अर्थात भविष्य में संकट ग्रस्त होने की संभावना, संकटग्रस्त होने की संभावना। बात समझ पा रहे हैं? हमने कहा कि भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना, ऐसे जीव किस में रखे जाएंगे, संकट निकट जीव में रखे जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है भैया, काला हिरण, ये मुख्यतः अगर भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में अधिक पाया जाता है। और भारत के एक एक्टर हैं भैया, सलमान खान। आपको पता होगा कि ये काले हिरण मर्डर केस में ही इनके ऊपर केस चल रही है ना। बात समझ पा रहे थे? हमने कहा तेंदुआ, काला हिरण, तेंदुआ, काला हिरण और हिमालयन ताहर को भी इसी में रखा गया है। हिमालयन ताहर आपने दोनों जगह देखा भैया, उसमें भी देखा, इसमें भी देखा। बात समझ में आ रही? इतना किस में रखा गया, संकट के निकट में। अगला आता भैया आंकड़ों का अभाव। अगला कौन सा आता, आंकड़ों का अभाव। मतलब कुछ जीव ऐसे थे जिनके संकटग्रस्त होने का थोड़ा बहुत आंकड़ा तो मिला, लेकिन पर्याप्त आंकड़ा नहीं मिल पाया, इसीलिए उनको किसमें रख दिया गया, आंकड़ों के अभाव में। किसमें रख दिया गया, आंकड़ों के अभाव में। तो ऐसे जीवों की गणना भी हम नहीं कर पाए, उनका नाम भी नहीं हम सूचित कर पाए, है ना। अब आंकड़ों का अभाव था तो नहीं कर पाए। तो अगला हमने कौन सा कहा भैया, आंकड़ों का अभाव, है ना। और अगला भैया आंकड़े प्राप्त नहीं, आंकड़े प्राप्त नहीं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके आंकड़े प्राप्त ही नहीं हुए, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके आंकड़े तो प्राप्त हुए लेकिन कैसे, कम आंकड़े प्राप्त हुए। बात समझ में आई इतनी? चलिए इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। फिर भारत से संबंधित कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं भैया, कि भारत में कितने पेड़ पौधे विलुप्त हो चुके हैं, कितनी और चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, उनका एक आंकड़ा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो रही हो तो जरूर बताइएगा, उसको और सरल तरीके से बताएंगे और आसान भाषा में बताएंगे। बात समझ पा रहे? हमने कहा नई चीजें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत कर रही हूँ, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं करूँगी, आपको समझने में आसानी हो रही होगी, ठीक है। आशा करते हैं। तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। तो हमने कहा भारत की विलुप्त हो रही जीव जंतुओं की संख्या, हेडिंग डालेंगे भैया हम, भारत की विलुप्त हो रही जीव जंतुओं की संख्या, भारत की विलुप्त हो रही जीव जंतुओं की संख्या, हेडिंग डालेंगे। फिर जैसे कॉलम हम बना रहे हैं वैसे कॉलम आप भी बना लेंगे, है ना। प्रजातियां मतलब किसकी हैं, पेड़ पौधों की हैं, किसकी हैं, प्रजातियां लिखेंगे। और कितनी विलुप्त हो चुकी हैं इसके बारे में लिखेंगे। और विलुप्त होने का खतरा, कितने विलुप्त हो चुकी, है ना। और तीसरा भैया विलुप्त होने का खतरा,
किन पर कितना है। बातें समझ में आ रही। 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे भैया मछलियां, प्रजातियों में क्या लिखेंगे भैया, मछलियां। बिल्कुल कमेंट करते रहिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। मछलियां भैया 23 विलुप्त हो चुकी हैं। कितनी विलुप्त हो चुकी हैं? 23 प्रजातियां ऐसी हैं मछलियों की जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, और 343 ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर पहुंची हुई हैं। पेड़ पौधे, जो भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, कहीं कोई भी दिक्कत हो रही तुरंत बताइएगा। 384, कितने भैया? 384 तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन 19,079 ये विलुप्ति के कगार पर है, मतलब विलुप्ति का खतरा इन पर बना हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? उभयचर की बात की जाए भैया, उभयचर में 2 विलुप्त हो चुके हैं, 50 विलुप्ति के कगार पर हैं। उभयचर क्या होते हैं? ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर सरवाइव कर लें, अपना जीवन यापन दोनों जगहों पर कर लें, उन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। तो 2 विलुप्त हो चुके हैं और 50 विलुप्ति के कगार पर हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगला आता है सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो रेंग कर चलने वाले हैं, ऐसे जीव जो रेंग कर चलने वाले हैं। छिपकली, सांप, ये सब किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। इनकी बात की जाए तो 21 विलुप्त हो चुके हैं। कितने भैया? 21 विलुप्त हो चुके हैं, 170 विलुप्ति के कगार पर हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगले आते हैं बिना रीढ़ वाले जंतु। कौन से भैया? बिना रीढ़ वाले जंतु। बिना रीढ़ वाले जीव। अब बिना रीढ़ वाले जीव कौन से होंगे भैया? आपने जोंक देखी होगी ना, हेरोडेनेरिया जिसे बोला जाता है। उनमें कोई रीढ़ पाई जाती है क्या? वो तो बिना रीढ़ के ही होते हैं। बिना रीढ़ वाले जंतुओं की बात की जाए भैया तो 98 विलुप्त हो चुके हैं, 1335 विलुप्ति के कगार पर बने हुए हैं। बात समझ में आई? इतनी नोट करिएगा साथ साथ में। 35 नहीं भैया, कितना? 55 है, 1355। बात समझ गए? चलिए और प्रजातियों की बात कर ली जाए, 2-4 जो बची हुई हैं। पक्षी की बात की जाए तो 113 पक्षियां। कितनी भैया? पक्षी की बात की जाए तो 113 पक्षियां विलुप्त हो चुकी हैं, और कितनी विलुप्ति के कगार पर हैं? कितनी विलुप्ति कगार पर भैया? 1037। कितनी है? 1037 विलुप्ति के कगार पर। हमने कहा 113 विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्ति के कगार पर कितनी हैं? 1037। इतनी बात समझ में आ गई। अगला आता है स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है भैया जिनमें जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जो भैया जो मतलब इग लेइंग नहीं करते हैं, वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? स्तनधारी बोला जाता है। लेकिन यहीं पर इसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब एक जीव ऐसा है जो स्तनधारी और पक्षी अर्थात दोनों के बीच की कड़ी है, उसका नाम है एकिडना। नाम क्या उसका भैया? एकिडना। एकिडना एक ऐसा जीव है जो अंडे भी देता है ना, जो अंडे भी देता है, और इसके स्तनधारी होने का गुण भी इसमें पाया जाता है। अब जैसे क्या क्या भैया इसमें क्या मिलते हैं? इसमें मिलेगा फर। जो फर मतलब होता है क्या भैया? जो ऐसे शरीर के ऊपर, जैसे आपने देखा हो ना, स्याही एक बोला जाता है, शाही शाही करके, वो जिसमें कांटे निकले रहते हैं, तो इसके ऊपर भी पंख जैसी कुछ संरचना भी मिलती है, फर भी मिलता है, और इनमें कर्ण पल्लव भी मिलता है। क्या मिलता है? कर्ण पल्लव भी मिलता है। ये सब विभाजन होता है भैया तो किसमें होता है? सब स्तनधारियों में होता है। तो एकिडना नाम याद रखिएगा। जो एकिडना है वो पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं? एकिडना को। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नोट कर लिया सबने। अब स्तनधारी की बात की जाए भैया, 83 स्तनधारी क्या है? विलुप्त हो चुके हैं, और 497 विलुप्ति कगार पर। हमने कहा 83 विलुप्त हो चुके हैं, 497 विलुप्ति के कगार पर है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब आप लोग काम करिएगा, टोटल करके बताइएगा। कुल की संख्या पूछी जाए तो कुल कितने विलुप्त हो चुके हैं और कितने विलुप्ति के कगार पर हैं, आपकी जिम्मेदारी टोटल करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। समझ पा रहे हैं? ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने जीव विलुप्त हो चुके हैं या कितने विलुप्ति के कगार पर हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगली बात करते हैं भैया कि भारत के कुछ जीवों का नाम लिख लेते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं या जो विलुप्ति के कगार पर हैं, अर्थात भैया जो रेड डाटा बुक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए
उनका नाम हम जान लेते हैं। तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। आपने नाम सुना होगा एशियाई शेर का, बिल्कुल रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। गौरैया रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। गंगा डॉल्फिन रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है ना। कुछ गिब्बन होते हैं भैया जो बंदर की प्रजातियां हैं, वो भी रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध हैं। तो भारत की तरफ से तो हमने कहा भारत के कुछ जीव जिनको कहाँ रखा गया रेड डाटा बुक में, आइए उनका नाम जानते हैं भैया। भारत में लुप्त प्राय या भारत के लुप्त प्राय जीव की बात कर ली जाए, भारत के लुप्त प्राय जीव कौन कौन से उनकी बात कर ली जाए, तो एक है भैया भारतीय बस्टर्ड। क्या है भैया? भारतीय बस्टर्ड। एमू पक्षी होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से दिखती है ये भारतीय बस्टर्ड, है ना। किस तरह से दिखती है? हमने कहा भैया जो एमू पक्षी होती है बिल्कुल इसी तरह से दिखती है। कौन सी? भारतीय बस्टर्ड। ये भैया भारत और पाकिस्तान, कहां कहां मिलती है भैया? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाई जाती है। भारतीय बस्टर्ड नाम से मशहूर है। और भारत में कहां कहां मिलती है भैया? राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पर मिलती है। राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पर क्या मिलती है भैया? भारतीय बस्टर्ड मिलती है। अगले जीव की बात की जाए, साथ में नोट करते चलिएगा। अगले जीव की बात की जाए भैया तो उसका नाम है हिमालयन मोनल। एक तीतर प्रजाति का है। नाम क्या है? हिमालयन मोलन, है ना। हमने कहा किस प्रजाति में? तीतर, जानते हैं ना, तीतर, उसी प्रजाति का हिमालयन मोनल। अब ये कहां पाया जाता है भैया? तो हमने कहा भारत में कहां कहां मिलेगा? तो भारत में उत्तराखंड, सिक्किम, कहां कहां मिलता है भैया? लगभग ये उत्तराखंड, सिक्किम, इन जगहों पर पाया जाता है। हमने कहा मैटर आपको थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, थोड़ा नया होगा, ठीक है। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको दिया जाए, अच्छा मैटर आपको दिया जाए, आप चीजों को समझ पाए, पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। अगली बात आती है भैया किसकी? एशियाटिक लायन की बात आती है। किसकी बात आती है? एशियाई शेर की बात आती है ना। बंगाल टाइगर, ये सब किस में आएंगे भैया? हमने कहा एशियाई शेर, ठीक है। एशियाई शेर, आपको पता है कि जो गुजरात का गिर अभ्यारण्य है, गिर अभ्यारण्य में इसको संरक्षण दिया जा रहा है। बातें समझ में आ रही हैं? और किसकी बात कर ली जाए भैया? एक मृग है जिसका नाम है कृष्ण मृग, वही काला मृग। कृष्ण मृग को भी इसमें रखा गया। किस में रखा गया? कृष्ण मृग। हमने कहा आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहां से मिलता है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन सब जगहों पर मिलता है भैया कृष्ण मृग। बातें समझ में आ रही हैं? गंगा नदी डॉल्फिन की बात की जाए भैया तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और कब लाया गया था भैया? हमने कहा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। और इसी के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा जब गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया तब उसे संरक्षित कर दिया गया। अब अगर इसकी मृत्यु का कोई भी व्यक्ति कारण पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंगा डॉल्फिन जिसको भैया संरक्षित करने की बात अगर पूछी जाए सबसे पहले किस राज्य ने की थी? बिहार ने। किसने की थी? बिहार ने की थी। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए बिहार में ही पटना में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने डॉल्फिन को संरक्षित करने की बात की? तो कौन सा भैया? बिहार राज्य है। एक गिब्बन है जिसका नाम है हुलाक गिब्बन। गिब्बन कौन सा भैया? एक गिब्बन है, नाम है हुलाक गिब्बन। अब हुलाक गिब्बन, जितनी बंदर की प्रजातियां होती ना भैया, उनमें हुलाक गिब्बन भारत में एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी कलाबाजी के लिए जानी जाती है। तो हुलाक गिब्बन हमने कहा बंदर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति भैया?
बंदर की प्रजाति है जो सबसे अधिक कलाबाजी करने में मशहूर है? अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी बंदर की प्रजाति सबसे अधिक कलाबाजी करती है, वो कौन सी करती भैया? हुलाक गिब्बन करती है। समझ पा रहे? कलाबाजी तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सब लोग कलाबाजी तो हैं। कहाँ कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, इन सब जगहों पर। हमने क्या क्या बताया भैया? अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है ना, उसी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, इन सब जगहों पर क्या मिलता है भैया? हुलाक गिब्बन मिलता है। बात समझ पा रहे? बांग्लादेश में भी मिलता है हुलाक गिब्बन। बर्मा, बांग्लादेश, चीन, इन सब जगहों पर भी क्या मिलता है भैया? हुलाक गिब्बन मिलता है। एक भैया तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी जानते हैं ना, पश्चिमी घाट में तमिलनाडु की तरफ, उसी में भैया एक नीलगिरी लंगूर है जो काले मुंह वाला होता है ना बंदर जैसे, वही लंगूर भैया। तो नीलगिरी लंगूर, उसको भी कहाँ रखा गया? RDB में। कहाँ रखा गया? RDB में। तो अगर हमसे पूछा जाए नीलगिरी लंगूर कहाँ मिलता है, तो हमने क्या बताया? तमिलनाडु। भाई नीलगिरी पहाड़ियों पर ही तो मिलेगा, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर। तो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जहां जहां है, केरल, कर्नाटक, इन सब जगहों पर क्या मिलता है? नीलगिरी लंगूर मिलता है। इतनी बातें समझ में आ रही? अगला भैया जंगली गधा। जंगली गधे की बात की जाए भैया तो गुजरात में मशहूर है जंगली गधा। तो जंगली गधा और मुख्यतः कहां मिलता है भारत में? गुजरात में। कहां मिलता है? गुजरात में। बात समझ पा रहे हैं? तो जंगली गधा गुजरात में मिलता है। यह भी किस में रखा गया है? RDB में रखा गया है, रेड डाटा बुक में रखा गया है। भारतीय छिपकली की बात की जाए भैया तो भारतीय छिपकली भी किस में रखी गई है? रेड डाटा बुक में। भारतीय छिपकली, जितना नाम बता रहे हैं ना वे सब कंठस्थ कर लीजिएगा, बोलना नहीं है। भारतीय छिपकली रेड डाटा बुक में रखा गया है। ठीक है। नीलगिरी तहर तो बता ही दिया हमने, रेड डाटा बुक में रखा गया है। नीलगिरी तहर जो हमने बताया ना, हिरण के जैसी प्रजाति होती है नीलगिरी तहर। समझ पा रहे हैं? इन सबको कहां रखा गया? रेड डाटा बुक में। एक आता है तेंदुआ बिल्ली। कौन सी आती है? तेंदुआ बिल्ली आती है। ये तेंदुआ बिल्ली भैया जो दक्षिण पूर्व एशिया ना वहीं मिलती है। कौन सी भैया? तेंदुआ बिल्ली। तेंदुआ बिल्ली तो दक्षिण पूर्व एशिया में भी क्या मिलती? तेंदुआ बिल्ली। समझ पा रहे हैं? यहां पर भी इसको भी किस में रखा गया है? रेड डाटा बुक में रखा गया है। बातें समझ में आ रही इतनी? तो देखिए भैया ये मुख्यतः बातें रही कहां से? भारत के संबंध में। अगर अगला हमसे पूछा जाए भैया कि कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, तो कितने भैया? 35। कितने हैं? 35। इनमें से भारत में कितने स्थान है? 4 है ना। पूरे विश्व के 35 हॉट स्पॉट में से भारत में कितने हैं? 4 हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे नूतन, सबसे अंत में, सबसे नया भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? सुंडालैंड। कौन सा है? सुंडालैंड। बात समझ आ रही भैया? अगर हमसे पूछा जाए सबसे नूतन, सबसे नया भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? सुंडालैंड। इतनी बातें समझ में आई? अगली बात देखिए, हमने कहा था भैया कि IUCN ने स्थापना की थी किसकी? रेड डाटा बुक की। कब की थी? 1963 में की थी, है ना। मुख्यालय हमने बताया स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है? ग्लैंड। वहीं पर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। पृष्ठ की बात की जाए भैया, RDB में पृष्ठ कितने हैं? जो पेज होते हैं ना, पृष्ठ का रंग कितना है? तो कितने रंग में डिवाइड किया गया? 3 रंग में, गुलाबी, पीला, हरा। बात समझ पा रहे हैं? गुलाबी में किसको रखा गया भैया? ऐसे जीव जो अधिक संकटग्रस्त हैं। ऐसे जीव जो अधिक संकटग्रस्त हैं उन्हें कहां रखा गया? गुलाबी में। अधिक संकटग्रस्त। बात समझ पा रहे हैं? और जो अधिक संकटग्रस्त थे, जिनमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो चुकी, जिनमें क्या होने लगी भैया? वृद्धि होने लगी, उन्हें पहले कहां डाला जाएगा? पीले में। और अत्यधिक वृद्धि होने पर, वृद्धि अत्यधिक हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो गई, तब कहां रख दिया जाएगा भैया? उन्हें ग्रीन पेज पर रख दिया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए पृष्ठ कितने? 3, गुलाबी, पीला, हरा। इतनी बातें समझ में आ गई? बातें नहीं समझ में आई? अगला अगर पूछा जाए भैया
कि भारत के लगभग कितने जीव जंतुओं पेड़ पौधों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया है। तो कितनों को किया गया भैया, तो लगभग 123, कितने भैया, भारत के लगभग 123 जीवों को, थोड़ा सा देखिए भारत के लगभग कितने भैया, थोड़ा सा गलत हुआ, 132, कितने भैया, 132 जीवों को, हमने कहा भारत के लगभग 132 जीवों को कहां रखा गया, RDB में। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा भैया कि भारत के लगभग 132 जीवों को, जीवों में भैया पेड़ पौधे भी शामिल हैं, जीवों में क्या शामिल है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब शामिल हैं, बातें समझ पा रहे हैं। इनको कहां रखा गया है, रेड डाटा बुक में रखा गया। मतलब भैया ये अति संकटग्रस्त हैं, अति संकटग्रस्त हैं। अगर हमसे पूछा जाए भारत के कितने अति संकटग्रस्त जीव हैं ना, या लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, कितनी भैया, कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछ ले अति संकटग्रस्त कितना बताएंगे, 132, या लुप्त प्राय प्रजातियां कितनी हैं, 132। लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल लगभग लुप्त हो ही चुकी हैं, कितनी, 132। गौरैया वगैरह इसी में आती है, समझ पा रहे, गौरैया वगैरह भैया इसी में रखा गया उन सबको, तो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो, ठीक है। जो गिब्बन वगैरह बताया गया सब इसी में रखे गए, लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। तो लुप्त प्राय 132, अति संकटग्रस्त 132। तो आशा करते हैं कि रेड डाटा बुक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, कैसे हुई थी, किसने किया था, कितने वर्गों में बांटा गया है ना, संरक्षण कैसे कैसे दिया गया, सबका मतलब आपने समझा होगा। भारत के मुख्यतः कौन कौन से जीव हैं जिन्हें इसमें डाल दिया गया रेड डाटा बुक में, लुप्त प्राय कौन से हैं, अति संकटग्रस्त कौन से हैं, बातें समझ पाए। तो आशा करते हैं वीडियो आप अच्छे से देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, फिर से रूबरू होते हैं इसी अंदाज में, ऐसे ही लय में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।